अब हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होती है। ये हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ताल। अब तक हमने 6th एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें बताया गया था कि क्या से क्या चीजें हुई थी, कहाँ के परिवर्तन आए थे, इस तरीके से। अब हमारे हजारों वर्ष के दौरान जो हुए परिवर्तन है उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, ये अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। ये जो नक्शा दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में से बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं पर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत और उस जगह जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जो जगहों के नाम दे रखे हैं वो अरबी में है। देखो ये डायग्राम है, अगर तुम ऐसे ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे ना तो इसमें इतनी बारीकी दे रखी है, बहुत ही नहरे तरीके से हर एक एक पॉइंट को बता रखा है, हर इतनी बारीकी से इसे बनाया गया है। और इससे जो पहले वाला है ये, इसमें आपको मोटे तौर से तरीके से बताया गया, इतना बारीकी इसमें नहीं दे रखी है। ये अपने तरीके से एक नक्शा बनाया गया है, दोनों में अंतर है। इसलिए अभी तक जो पहले वाला नक्शा, पहली लाइफ में नक्शा ये बना है, फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको भी ये वाला बना है आपका ये, क्योंकि इसमें ये द्वारा से बना इसलिए है। अब इसके बाद जो भी हमारा एक और बनेगा जो हम यूज करते हैं वो, उसमें इतनी बारीकी नहीं दे रखी है जितनी इस वाले में बारीकी दे रखी है। ध्यान से देखो कितना बारीकी से इसे बनाया गया, लिखी हर एक एक की पॉइंट इसमें लिखा है, कौन सी जगह कौन सी जगह कौन सी जगह ऐसे करके। उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष के बाद इसे बनाया गया। यानी पहला जो मानचित्र मैंने जो दिखाया था उसके 600 वर्ष के बाद इसे बनाया गया है। और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तभी पता चलता था कि कहाँ से हमें कौन सा पोर्ट पे मतलब उतरना है, उस समय के किधर होके जाना है, किस तरह होके हवा की जो डायरेक्शन आती है उस तरीके से, क्योंकि अपोजिट हवा की डायरेक्शन तो नहीं जा सकते ना। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में। गंगा के मार्ग को देखें किस तरह से दर्शाया गया है, और इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच जो ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है वो आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञापन भी बहुत बदल गया था। उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, ठीक है, यानी कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ठीक है, जब सूचनाएं बदल रही हैं, आपकी भाषाएं बदल रही हैं, तो उनके अर्थ जो होते थे उनके साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं। ठीक है, एक सेकंड, जो ऐतिहासिक अभिलेख है, ओके। अगर हम समय के साथ सूचना के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, यानी जैसे समय निकला, हमें सूचना मिली थी कि जहाँ से ये चीज है वहां से वे चीज है, उनमें चेंजेस आते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होगा। लैंग्वेज भी तो चेंज हो जाती है, प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ, संस्कृत लैंग्वेज का यूज हुआ, उसके बाद भी तो कोई भाषा का प्रयोग किया गया होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं।
उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। पूरा जो भारत है उसके अर्थ में हम हिंदुस्तान वर्ड को लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने पूरा कवर भारत को कवर नहीं किया था उस समय। मिनहाज ए सिराज ने उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा इलाके को कवर किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की सांस्कृतिक का वर्णन करने के लिए किया था। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद ही कुछ समान था। ठीक है, अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं है, यानी कि वो दूसरी जगह से, आज हम इसको समझते हैं अगर बाहर से कोई आता है उसको बोलते हैं विदेशी। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या उस संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, जैसे ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए मतलब पहले के समय में जो इंसान बाहर से अंदर आते थे उनको फारसी मतलब अजनबी या विदेशी बोला जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी या विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जातीय परंपरा से जुड़े होते थे, लेकिन वे विदेशी नहीं होते थे। अगर वो एक ही गांव में रह रहे हैं, दोनों की परंपरा अलग है, दोनों की धार्मिक चीजें अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वो विदेशी नहीं है। लेकिन अगर उसी गाँव में कहीं और से कोई आता है जिनकी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, सब चीज अलग है, वो विदेशी कहलाता था। जो हम आज के संदर्भ में अपने इंडिया से बाहर के जो स्टेट से कोई लोग आता है तो हम उसको विदेशी यूज करते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए भी अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जिस कालखंड के लिए हम जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। जब उन्हें पीछे से कुछ भी चीज मिलती है या उन्हें कोई अभिलेख मिलता है, कोई में उन्हें सिक्का मिलता है या कोई शिलालेख जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, या कोई भवन निर्माण बनता है जिसकी हम उसका कार्बन से उसका डेट निकालते हैं कब कितना पुराना नहीं है, या कोई लिखित सामग्री मिलती है, हम इस पर डिपेंड रहते हैं। जब जाके हम आगे इनका पता लगाते हैं कि पिछले युग में ये हुआ है, वो चीज वर्षों में ये चीजें होंगी। ठीक है, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, क्योंकि अब उस समय अब क्या हुआ, अब कागज पे होगा, यानी कि जो तुम्हारा ताम्रपत्र, जो वो लिखने की चीज होती थी ना, जो एक
पेड़ भी था, उसके पत्ते होते थे लिखने के लिए, ठीक है। और बहुत से शिलालेख होते थे या सिक्कों पर लिखवा देते थे उनकी कहानी, या कोई समारोह होता तो उनके लिखवा देते थे। तो अब ऐसा होने लगा है कि पत्ते जो सॉरी कागज जो था वो मिलने भी लगा था और सस्ता भी था। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों की लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा खाते आदि लिखने का प्रयोग करने लगे थे। अब जो चीजें होने लगी थी वो दस्तावेज, जो कागज होता था उसमें लिखने लगी थी। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे, उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवसी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र का गृह कार्य में नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे, यानी कि छापेखाने पढ़ते नहीं थे, कोई ऐसा चीज नहीं था तो पता चले कि वो नकली है कि असली है, तो उसकी डबल कॉपी यानी टू कॉपी में एक तरीके से बनाई जाती थी। अगर आपने कभी इस मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ मोटा मोटा लेकिन कुछ समान पॉइंट होता होगा। ये एक तरीके से देखो लैंग्वेज है उस समय की। ये इसकी ये वाली मेरा एरो शायद जा रहा हो, दिख रहा हो, ये वाला सबसे साइड में। तो ये लैंग्वेज, इसके बाद में ये लैंग्वेज, इसके बाद में ये लैंग्वेज, इसकी कॉपी करने की कोशिश की गई है। हूबहू तो लिख नहीं पाए हैं, तो थोड़ा बहुत वर्ड ऐसे थे मिलते जुलते थे, तो उसका अंदाजा लगा लेते थे ये लोग ये वाली लिपि से। भगवान जाने कैसे बात। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई और इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि हमें, तो उस समय की बात है जब ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, उनकी प्रतिलिपियां लिखी जाती थी, पांडुलिपियां लिखी ही जाती थी, कहीं कहीं मिलती थी वो। मैं तो सबसे ज्यादा जो हम निर्भर रहते थे वो प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जयाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार वर्ड का प्रयोग हो रहा है, पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दब पड़ा था, यानी पता ही नहीं था उसके बारे में वृत्तांत जो लिखा गया था। नया हेडिंग था आपका नया सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब नया सामाजिक और राजनीतिक समूह में क्या होगा इसमें कि इसमें अब ये पता चलेगा कि नई नई चीजें कैसे बनी थी, नई नई चीजें का आविष्कार हुआ था, नया एक समाज बना था, एक राजनीतिक समूह तैयार हुआ था। सन 1700 से लेके 1750 के बीच के हजारों वर्षों के अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। ठीक है, ये 700 और 750 के बीच का, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। यानी कि इस पूरी वाली लाइन में हमको जो नई नई तकनीकी का निर्माण हुआ था, नई नई तकनीकी आई थी, वो हमको बताया जा रहा है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी काफी काल रहा है। अध्याय 5, 6 और 7 में हम इनके बारे में कुछ जानेंगे, कौन से काल में किस चीज का आविष्कार हुआ था या बनी थी। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की भी बहुत बढ़ गई थी।
अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्रा करने लगे थे। अब क्या हुआ था, जैसे जैसे चीजें का फायदा होने लगा था तो उन्होंने क्या सोचा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा जाए, जिससे अवसर की प्राप्ति हो, नई नई चीजें की प्राप्ति हो, ये सब इसमें बताया जाए। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए संभावनाएं मौजूद थी, और इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है, अब यहाँ पर राजपूतों का महत्व बढ़ जाएगा, जिसका नाम था राजपूत, यानी राजा का पुत्र। राजपूत का अर्थ होता था राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह काम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त था जो दक्षिण वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरा उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत होते थे। यानी कि क्या होता था कि इस वाले जो वर्ग में, उपवर्ग में सेनापति आते थे, सैनिक भी आते थे, लेकिन ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र से आएंगे, उससे नहीं आएंगे, अलग अलग दूसरे क्षेत्रों से भी वहां पर इसके लिए आया करते थे। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। ओके, ठीक है, इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, यानी कि अब खेती करने के लिए जो जंगल होते थे उनको काट दिया जाता था और उसके लिए जगह अपना एक निर्माण बनाया जाता था, क्योंकि हर जगह जंगल थे, स्पेशल किसी के पास ऐसी जगह तो नहीं थी ना कि खेती कर सके, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुए थे। पर्यावास में परिवर्तनों के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थल छोड़ना पड़ा था। जब इनमें पर्यावास यानी कि पर्यावरण में, हमारा जो भौतिक पर्यावरण जहाँ पे हम रहते हैं वो पर्यावरण में परिवर्तन हुए, इसलिए जो वनवासी यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो लोग होते थे, जब आपने पेड़ों को काटा, खेती के लिए जगह बनाई, उसके बाद पर्यावरण में आपके में परिवर्तन आएगा ही आएगा ना। पर्यावरण में जब परिवर्तन आपके लिए आया तो इसके कारण कई सारे वनवासी जो होते थे, यानी कि जो वन में लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया, वो जगह छोड़ दी। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, लेकिन जो अब बचे कुछ थोड़े से रह गए थे, उन्होंने कहा हम भी पेड़ काटते थे और वो खेती करने लग गए। ठीक है, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। अब कृषक बन गए, समूह क्षेत्रीय कृषक हो गए, खेती हुई, तो ऑफिशियली ये बात है कि मार्केटिंग में बाजार सामान जाएगा, एक दूसरे से लेन देन होगा, मुखिया बनेगा जो इस चीज को संभाल सके, पुजारी होगा, मठ होगा, मंदिर से प्रभावित होने वाले लोग होंगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। अब यहाँ पे कर बताया गया है कि उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, लेकिन ये व्यवस्था कब स्टार्ट होगी ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। स्थानीय मालिक वर्ग यानी कि एक उसमें हेड रख दिया होता था, उसमें वो जो बोलेगा वो करना पड़ता था, उसका काम करना पड़ता था, या XYZ जो भी है। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी के मतलब वही आपके पालतू जानवर। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे, जिनके पास खाली समय होता था वो। अब क्या हुआ, देखो मवेशी हो गए, खेती बाड़ी हो गई, अब इसमें साम्राज्य में ऐसे अलग अलग तरीके के लोग भी हो गए। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जब हर एक चीज आपका एक तरीके से पूरा वर्ग तैयार हो गया, तो उसमें जो भेदभाव होता है ऊंचा और नीचे का, वो भी तैयार हो गया। ये दर्जा स्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभावी और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी कि जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी, उसके पास उतनी सत्ता होगी, उसके पास संसाधन होंगे और वो इन संसाधनों को क्या करेगा, नियंत्रण कर लेगा। ओके, एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कई और, यानी अब एक जाति है उसमें किसी क्षेत्र में कोई एक दर्जा उसको मिल गया, ठीक है, एक से अधिक में मिल गए, यानी कि कई सारे उसको दर्जा मिल गए। और एक क्षेत्र के अलावा से दूसरा क्षेत्र भी है, उसमें भी उसको दर्जा मिल गया। क्षेत्र यानी कि देखो जैसे आपका कृषि क्षेत्र है उसमें, ठीक है, आपको कर से रिलेटेड क्षेत्र है उसमें, जिससे आप मतलब उसको कर मिले।
या जिसका संसाधन का वो ग्रहण कर सके, निर्धारण कर सके। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक साथ एक सभा करवाती थी। यानी एक सभा का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ बड़े बूढ़े लोगों का झुंड हो जाता था, वो इकट्ठे हो जाते थे, और बात ये कि विशेष जाति ही होती थी, यानी कि जो उच्च वर्ग की होगी वो जाति। अब ये उन सबका करते थे और नियम बनाते थे। ठीक है, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। तो जो बड़े बुजुर्गों की जो सभा होती है उसको बोला जाता है जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियों का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब ध्यान रखना, गांव का मुखिया शासन होता था और जिसको एक छोटी इकाई भर होती थी, यानी इसी को छोटी इकाई भी बोला जाएगा बाद में जाके। अब यहाँ तक हमको सामाजिक के बारे में पता चल गई। अब इसका क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, चोल, यानी कि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सिर्फ एक ये देख लीजिए, साम्राज्य है, उसमें उसमें लोग होते हैं। एक चोल है आपका, ठीक है, तुगलक है, मुगल है, ये आपके साम्राज्य के ऊपर बता रही हूँ। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे, यानी कि चोल के पास, तुगलक या मुगल के पास छोटे छोटे राज्य होते थे, उनको सबको इकट्ठा करके उनके पास ऐसे कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287, ये डेट ध्यान रखना कि ऐसा होता है ना, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया उसका। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए हम अध्याय 2 में देखेंगे। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक है, एक संस्कृत की प्रशस्ति लिखी हुई है, उसमें जो गयासुद्दीन बलबन है उसको क्या बताया गया, एक विशाल साम्राज्य का शासक। यानी विशाल साम्राज्य मतलब इसने कई सारे राज्यों को जीत के रखा होगा। जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था। देखा, पूर्व में आपका बंगाल, ठीक है, पूर्व में आपका बंगाल यहाँ है। ये दिख रहा होगा मेरे पेंसिल आपको, यहाँ पूर्व में आपका बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र मेरा अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, और पश्चिम अफगानिस्तान तक, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आ जाता है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी कि उनके जो ये जो क्षेत्र थे आपके, यहाँ पे आप देख लेते हो, ये वाले जो क्षेत्र है आपके, ये आपका गुजरात और ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनके जो लोग होते थे, जो इनकी सेना होती थी, किसकी सेना होती थी, गयासुद्दीन बलबन की। इनकी सेना के आगे बोलते नहीं थे, एक तरीके से बोला जाता, झुक जाते थे। जी, क्लियर है ये। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। ठीक है, अब यह भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, ओके, कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। ये अमीर खुसरो ने बोला सन 1318 में। सिंधी, लोहारी, कश्मीरी, दार समुद्री यानी कि दक्षिणी कर्नाटका में बोले जाने वाली जो भाषा होती है, तेलंगानी यानी कि आंध्र प्रदेश में, गुजरी यानी कि गुजरात में, मलबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र थे इनमें अलग अलग भाषा बोली जाती थी। वैसे अगर देखा जाए ना, हम कुछ ही थोड़े किलोमीटर दूर पर चल देना, थोड़ी नहीं, कुछ ज्यादा ही समझ रहे इस तरीके से, हर एक क्षेत्र के वजह दूसरा क्षेत्र आता है ना, तो उसकी भाषा भी बदल ही जाती है।
अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो के द्वारा जो संस्कृत भाषा है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए जानने वाली भाषा है, आम जनता के लिए नहीं। अमीर खुसरो के द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं के नाम में लिखी जो भी है, ये काम दिया गया है। लेकिन बात इस पर पॉइंट में ये है कि हर एक क्षेत्र के बाद भाषा बदल जाती है। ये अमीर खुसरो ने सन 1318 में कहा था। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। आपके इस बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों में भी जुड़ गए थे। अब ये जो क्षेत्र होते थे पूरे भारत के या आपके, तो वो जो क्षेत्र होते थे ये क्या होते थे, शासक राजवंश इनमें होने लगा था। इन राज्यों के बीच काफी टकराटें चलती थी, यानी कि युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। एक राज्य को जीत लेते थे, अपने में मिला लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में तालिका दे रखी है। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले थे ये पता चलेगा, यानी कि किसका शासन कितने काल तक था। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, यानी कि मुगल वंश का जो पतन था 18वीं सदी में हुआ था। फलस्वरूप होने लगा था, मतलब फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से भी जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी और इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। यानी कि अब छोटे छोटे जो राज्य होते थे उपमहाद्वीप में, जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनमें भी सत्ताएं जो होती थी शासन करने लगी थी। और ये एक तरीके से बोला जाता है विरासत में मिलने का मतलब होता है वंशानुगत, ठीक है, एक तरीके से। तो अब इनका जो पता चला था, उनकी संस्कृति, इनकी जो संस्कृति होती थी या उनकी जो चीजें होती थी, परंपरा एक जगह से दूसरी जगह में जो मेल खाती थी, परंपराएं होती थी, उससे पता चला है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। ठीक है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। सर्व क्षेत्रीय ताकतें यानी कि जो उस जीत, वही जो जिसके पास ज्यादा सीना है, ज्यादा बल है, जिसके पास ज्यादा पैसा है। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए थे। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ, अब इनमें धर्म के ऊपर चीजें हैं। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। ठीक है, किसी दैनिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यानी कि इसमें बताया गया है कि धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन हुए थे। दैनिक तत्वों के जो लोग होते थे, उनकी जो आस्था होती है वो पहले तो बिल्कुल ही, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, यानी कि जिसको करनी है कर लो, जिसको नहीं करनी है नहीं कर लो, इस तरीके से। लेकिन यह एक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। ठीक है, जो धर्म होता था वो एक सामाजिक संगठन होता था उससे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें अभी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से जो कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता।
यानी अब धर्म में क्या हो गया, राजा ने मंदिर बनवाने स्टार्ट किए थे, देवी देवताओं को पूजा हुआ था और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता गया था। संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण भक्ति की अवधारणा के रूप में आया था। ठीक है, यानी कि अब भक्ति धर्म हो गया, देवी देवता हो गए, पुरोहित यानी कि आपका ब्राह्मण हो गया, अब आएगी भक्ति। तो परिवर्तन हुआ भक्ति में। इसमें ईश्वर की कल्पना का एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, यानी कि ईश्वर की जो कल्पना है वह एक प्रेमल इष्ट देवी और देवता, उसी में भक्ति, प्रेम, भाव, भाव समझ लो यहाँ पे। जिस तक पुजारी के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, यानी जहां पर पुजारी की जरूरत नहीं होती थी, भक्ति जो होती थी मनुष्य के द्वारा ही अपने भाव से उत्पन्न होती थी। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम अध्याय 8 में जानेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। अब क्या हुआ, अब जो धर्म होगा ना वह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने वाला है, ये समझ लो। अभी ठीक है ना, ये जूम कौन लग रहा था मुझे? हाँ ठीक है। अभी कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। ठीक है, जो मुसलमान होते थे, जो कुरान आया था, ठीक है, व्यापारियों के द्वारा 7वीं सदी में, ये बता रहा है एनसीईआरटी, तो उसको अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आप में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ठीक है, उसमें कुरान में ये चीज बोली गई है, मतलब इनके हिसाब से ये एक ही अल्लाह की सत्ता पर स्वीकार करते हैं, प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था पर रखने वाले हर व्यक्ति को ये गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ये जरूरी नहीं है कि वो ये वो कास्ट मतलब जाति हो कि ये जाति हो, ऐसा उसमें बोला नहीं गया, सबको बोलो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते थे, यानी कि जो शास्त्रीय धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री, इनको यहाँ उलेमा की अपेक्षा मतलब बोला गया है, ये उसका संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान की विधसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ठीक है, अभी ये हमको खलीफा, शिया और सुन्नी, हम आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा, आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत यानी कि विशेषकर भारत में हनफ और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, वो विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्व अंतर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इस्लामी न्याय सिद्धांत की जो परंपरा उनमें भी चेंजेस आने लगे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब हम समय और ऐतिहासिक कालखंड को देखेंगे। अब तक हमने धर्म देख लिया है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों को बिताने के रूप में से नहीं देखा जाता है। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, यानी कि इतिहासकारों ने समय के बारे में बताया है कि जो आर्थिक संगठन है, आने वाली जो बदलाव है, सामाजिक तौर पर जिस भी तौर पर हमें उनको समय बताता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों
युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अभी हम बांटेंगे आगे जाके हिस्ट्री में। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, इसको बात का ध्यान रखना। यह विभाजन यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति में और कई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते हैं। यानी कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, जो भी बताया था मैंने। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के पता चलता है कि आर्थिक और सामाजिक कारक, यानी कि आर्थिक कारक वही आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो होता है और सामाजिक जो कारक होता है आपका वही चीजें होती है। पिछले साल आपने इतिहास में पढ़ा था, यहाँ से थी कालखंड है ना। हाँ, पिछले साल आपने इतिहास में जो इतिहास में पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज में कई प्रकार के समावेश थे। समावेश मैंने अभी आपको बताया था, जैसे शिकारी संग्राहक यानी कि शिकार करने वाले, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी यानी जो स्टार्टिंग में जो कृषि होती थी वो, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल उनके बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों में काफी भिन्न थी। अब तो जैसे कि 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में काफी भिन्न थी। इसमें बोला गया है और पहले ही इस एनसीईआरटी में बताया भी गया था कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर परिवर्तन हुए थे। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या में खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है और इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी या उसके दौरान कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। या रूढ़िवादी वही आपका कट्टरपंथी जो तरीके से बोला जाता है, वो होता ना यार ये रूढ़िवादी सत्ता का है, ये कट्टरपंथी सत्ता का है, जो होता उसी से रिलेटेड। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। यानी कि अर्थव्यवस्था में, यानी कि ये तो उन्होंने इस तरीके से चीजों को उत्पन्न किया था, इतना परिवर्तन आया था कि जो आपकी यूरोप के जो देश थे वो भी, जो कंपनियां थी वो भी उस क्षेत्र की तरफ एक आकर्षित होती थी, एक उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अब भी कोशिश करें तो पिछले वर्ष तक यह बताया गया था कि एक प्रॉपर जगह नहीं थी, एक प्रॉपर खेती नहीं थी, एक प्रॉपर आपका धर्म नहीं था, एक प्रॉपर आपका विशेष कोई जाति या कोई साम्राज्य नहीं था, एक प्रॉपर आपका कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो कि उस पर आपको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रही, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस वाले अध्याय में हमको ये देखने को मिला है, जहां भी संभव हो बदलाव हुए हैं और कहाँ। ठीक है ना, अब आ जाओ नीचे, खत्म।